आज की इस सत्याग्रह की प्रधानता कर रहे साथी महेंद्र शोराण जी और तेज संचालक साथी राजेश सब्रवाल जी कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के तमाम नेतागण, क्योंकि एक एक का नाम लूँगा तो काफ़ी लंबा होगा। और ये जन शिक्षा अधिकार मंच की तरफ से आए हमारे साथी, CITU की तरफ से, किसान सभा की तरफ से और हमारे जो शारीरिक शिक्षक संघ है उसकी तरफ से और जनवादी महिला समिति और तमाम संगठनों के साथीगण। वैसे तो डिटेल में मास्टर जी रखेंगे, उन्होंने अध्ययन भी कर रखे हैं। मैं तो मोटी मोटी 5-4 बातें बताऊंगा आपको कि ये हमेशा ही इतिहास में होता आया है कि शिक्षा नीति जो है वो जो भी शासक होगा उसके हितों को पूर्ति करने के लिए लागू होता है। अंग्रेज शिक्षा नीति ले आए तो तात्कालिक जो अंग्रेज सरकार के हित थे उसी के अनुरूप वो ले आए थे। और यही स्थिति आज भी है कि वर्तमान दौर में जो हमारा शासक वर्ग है उसकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो शिक्षा नीति ले आए हैं 2019 में। और ये हमें समझने की जरूरत है कि वर्तमान दौर में शासन किसका है। आप सरकारों की नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं हमेशा और संघर्ष करते हैं, लेकिन बहुत कम साथी समझ पाते हैं कि आज का दौर किस तरह का है। आज साथियों आपको पता है, अभी जिक्र कर रहे थे कुछ साथी, बेला भाई जुडिशरी भी इसलिए होगी। पहले निर्णय आया करते कर्मचारियों के, मजदूरों के हित में, अब तो वो भी सरकार के अनुरूप ही निर्णय दे रहे हैं। अभी एक साथी हमारे रोहित साहब बता रहे थे, आज साथियों सत्ता जो है वो वित्तीय पूंजी और यहाँ की देशी पूंजी का गठजोड़ है। वित्तीय पूंजी क्या है? जो बाहर से फटाफट बिना मेहनत करे, बिना कारखाने लगाए, सट्टाबाजी में रातों रात करोड़ों रुपए कमा ले, वो वित्तीय पूंजी है। वो वित्तीय पूंजी हमारे यहाँ आ रही है। और जब वित्तीय पूंजी अपने शेयर बेच के जाने लग जाती तो धड़ाम देशी वो मार्केट नीचे गिर जाता है। उसको ये महसूस हो जाता है कि विदेशी अपना शेयर निकाल के जा रहे हैं, तो वो धड़ाम देशी नीचे गिर जाती है। और विदेशी पूंजी वाले लोग जब पैसा लगाते हैं तो एकदम जो ने वो शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है। शेयर मार्केट का पैमाना तो वास्तव में ये होना चाहिए कि उद्योगों में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उद्योग में, कॉर्पोरेट में प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर मार्केट का भाव बढ़ना चाहिए। बाजी से भाव बढ़ा करके लाखों करोड़ों लोग जो पैसा लगा देते हैं लालच में कि इसमें पैसा आएगा, मुनाफा होगा, जल्दी लाभ मिलेगा, उनको लूट के ले जाते हैं। और इसी तरह यहाँ की बड़ी पूंजी, जिसको हम वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते हैं ना, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट, कि 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर किसी की पूंजी नहीं हो सकती। वो कानून अब खत्म कर दिया, पुराने टाइम में था वो कानून। तो ये जो हमारे देश की इजारेदार पूंजी है और बाहर की वित्तीय पूंजी है, दोनों ने गठजोड़ कर रखे हैं। आज सत्ता उसी की है और वो ये कहता है कि सारे देश को शिक्षित करना हम जरूरी नहीं समझते, सब लोगों को शिक्षा देना हम जरूरी नहीं समझते। हमारा शासन कैसे चले, शासन के लिए हमें बड़े बाबू, छोटे बाबू, जैसे अंग्रेज के टाइम जरूरत थी वैसे जरूरत है। टेक्नोक्रेट की जरूरत है, बड़े बाबुओं की जरूरत है जिनको IAS IPS बोलते हैं। छोटे जो है बाबुओं की जरूरत है और कुछ टेक्निकल लोगों की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जमाना है, संसार बहुत क्रांति कर रहा है, उसके जानकार चाहिए। उसी के अनुरूप जो वर्तमान सरकार है, ये वर्तमान सरकार भी जिस पार्टी की है, ये इसलिए है कि वो पार्टी, वो जो वित्तीय पूंजी है और जो देशी इजारेदार पूंजी है, उसके हितों को कैसे ज्यादा सुरक्षित रख सकती है, उसकी चहेती पार्टी राज कर रही है इस देश में। वो कैसे उनको हितों को आगे बढ़ाती है, उसने भी अपनी जो राजनीतिक ताकत हासिल की है
वो धार्मिक कट्टरता को लेके की है, इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके की है, तो वो भी अपना पुट इसमें डाल रही है शिक्षा नीति में, जिसको आप भगवाकरण बोलते हैं। मास्टर जी समझा देंगे सारी बात। तो वो शिक्षा नीति ऐसी है कि जनता के थोड़े से तबकों को जो सत्ता के साथ मिलके चले और उसका विमर्श बाकी लोगों को कंट्रोल कर ले, वो शिक्षा नीति अपना भगवा पुट उसमें जो डाला है। क्योंकि देश की आजादी का इतिहास, कुर्बानी का इतिहास तो ऐसा है ना जो प्रेरणादायक है और जो जनता को लेके चलता है, उनकी जरूरत नहीं है, वो जितना काटा जाए उतना उनको फायदेमंद है। तो इसलिए ये शिक्षा नीति लाई है। अब हमें ये देखना है कि हमारा गरीब, हमारा किसान, हमारा मजदूर, आम आदमी, व्यापारी, छोटा आदमी, ये सारे उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और वो वंचित करना ही चाहती है सत्ता। इसलिए अपनी लड़ाई उसके साथ है कि वो एक ऐसा शासन जो थोड़े से लोग, जिस तरह आप कहते हैं ना क्रोनी कैपिटलिज्म, कि बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े सरमाएदार और भ्रष्ट पॉलिटिशियन, उनका जो गठजोड़ हो रहा है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का भी ये विकास नहीं चाहते। पूंजीवाद का विकास चाहते तो छोटे वालों को थोड़े खाओ जो जिस तरह का मोनोपोलिस्ट हो रहा है, कुछ लोगों का दबदबा हो रहा है सत्ता का, वो छोटे पूंजीपति को भी निगल रहे हैं, वो भी दुखी है उनसे। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है सारी बर्बाद हो रही है, जिस तरह की पॉलिसी आ रही है। तो ये है साथियों, इसमें अपनी जो लड़ाई है वो कॉरपोरेट परस्त नीतियों से है। उन नीतियों ने जितने भी अधिकार हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ करके संघर्ष करके हासिल किए थे, तो वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, वो सारे कानून उन्होंने खत्म कर दिए एक एक करके। मजदूरों के हायर एंड फायर की नीति लागू कर दी कि भाई मालिक जितने रखना चाहे रख ले, और उसका काम उसका पसंद नहीं आया तो अगले दिन बोल देगा मत आना भाई। कोई पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन की कोई जिम्मेवारी नहीं। ये जो पेंशन खत्म की गई है ना, ये पेंशन भी कॉर्पोरेट के दबाव में तत्कालीन जो एनडीए की सरकार थी उसने खत्म की थी। वो कहते हैं इसमें फायदा नहीं है, हम लोगों को अंशदान देना पड़ता है, सरकार का अंशदान लगता है, प्रॉफिट इसमें होता नहीं, कहां से इतने लोगों को पेंशन देंगे। ये सारी उसकी नीतियों की वजह से है। आज ये देखोगे आप कि देखो मजदूर भी बहुत ज्यादा दुखी है, बेरोजगारी है, भयंकर काम नहीं मिलता, मनरेगा जैसा काम भी गांव में नहीं मिलता, दिहाड़ी भी बहुत कम है, उसमें भी काट लेते हैं। आपका जो है महिलाएं दुखी है पूरे देश में, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, दलित दुखी है, किसान दुखी है पूरे देश में, युवाओं की हालत तो और भी खराब है कि रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, जो पद पड़े उनको खत्म किया जा रहा है, सारे महकमों का निजीकरण किया जा रहा है, देश के तमाम संसाधनों का निजीकरण किया जा रहा है। जिस तरह से खेती पर हमला शुरू किया था, वो किसानों ने इकट्ठे होकर वो रशीद दिया, विरोध किया, वो एक बार उनको लागू नहीं करने दिया, लेकिन वो दूसरे तरीके से राज्य सरकारों के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण जैसे हरियाणा सरकार ने पास किया है, तो वो तमाम जो कानून है वो जो इनके अनुरूप बैठते हैं, चाहे वो आंदोलनों को कुचलने का यूएपीए जैसे कानून ला रखे, चाहे वो शिक्षा नीति का है, क्योंकि ये जो वित्तीय पूंजी और जो कॉरपोरेट पूंजी है, देशी पूंजी, उसको दो क्षेत्र ऐसे लगते हैं कि इसमें बहुत मुनाफा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। वो इसको दांव पर लगाना चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये मार्केट ताकतें तय करेंगी किसको स्वास्थ्य मिलेगा, किसको शिक्षा मिलेगी। जिसकी जेब में पैसा होगा वो ले लेगा, ये बांटने की चीज नहीं रही। वो जो कल्याणकारी शब्द हमारे संविधान में लागू किया था कि ये राज्य की जिम्मेवारी होगी कि हमारे सब लोगों को इलाज हो, रोजगार की व्यवस्था करे, वो व्यवहार में इन्होंने अब खत्म कर दिया। ये है इसका जो है मुनाफा बढ़ाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, और उसी का रिजल्ट है कि रोजगार खत्म हो रहे, सार्वजनिक सेवाएं खत्म हो रहे। आज देखिए आप, गांव में बसें जाती थी, बच्चे लड़के पढ़ने आते थे, बहुत कम किराया लगता था, आज गांव में बसें बंद होगी, प्राइवेट कर दी।
आपके ये देखो, पानी लगता था कई गांव में, ईखें होती थी। आज उन गांव में जाके देखो, पीने का पानी नहीं है, डिग्गी में पानी नहीं है। ये धीरे धीरे करके जो है सारा व्यापारीकरण करेंगे, पानी को भी बेचेंगे और खेतों में लगने वाला पानी भी बिकेगा, बिजली भी बिकेगी, ट्रांसपोर्ट भी बिकी रही है। ये सारी व्यवस्था मार्केट इकोनॉमी में लागू करेंगे और मार्केट इकोनॉमी में जो बड़े बड़े इजारेदार होंगे, उनका जैसे पुराने रजवाड़े होते थे, उनका इसी तरह से वो होगा। ये लड़ाई है साथियों। इस लड़ाई में अगर नीतियों को समझ के, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है और वो सत्ता का इस्तेमाल करके बहुमत जनता को दबा रहे हैं, बहुमत जनता का शोषण कर रहे हैं। आपके इसका उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर जो सीधे जनता पर पड़ते हैं, वो बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत कर, डायरेक्ट टैक्स कम हो रहे हैं। मुनाफा कर कम कर दिया, 30% से 15% कर दिया, वेल्थ टैक्स हटा दिया, उनके कर्जे माफ हो रहे हैं 10-10 लाख करोड़ रुपए के। ये सारा जो मामला है, ये मामला बिल्कुल एक तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं। आज जुडिशरी की हालत ये है कि आप देखो, रातों रात फटाफट आप सोच भी नहीं सकते ऐसे निर्णय आ रहे हैं जुडिशरी के। और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। ये क्या हालत है हमारी जुडिशरी की, आप अंदाजा लगा लो। ये क्या हालत है, किस तरह से मतलब हालत होगी। पहले क्या था कि आजादी के आंदोलन से नेता निकले थे, जनता के बीच में थे, जनता का एक बहुत बड़ा दबाव था कि हमारे देश में अनपढ़ता है, बीमारियां हैं, भूखमरी है। उसको प्रायोरिटी को नेताओं ने लिया था जो जनता के बीच में गए थे। अब दोबारा से ये जो तंत्र विकसित हो रहा है, ये एक तरह से लोगों को दोबारा गुलाम बनाने के हो रहा है। आप देखिए, लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ है कि 2017 में वित्त विधेयक के साथ वित्त विधेयक ले आए थे कि राज्यसभा में ना जाना पड़े, और उसके साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड शुरू कर। पता है भाई किस कंपनी ने किसको दिया है, उस कैप को हटा दिया। 20,000 नगद, 20,000 से ऊपर नहीं दे सकते, उसको भी हटा दिया, वो 2,000 कर दिया। इस बात के लिए कि हम इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, पारदर्शी बनाना चाहते हैं। ये तत्कालीन वित्त मंत्री ने भाषण दिया लोकसभा में, और फिर क्या कर दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होंगे। कोई भी जो बड़ी कंपनी स्टेट बैंक में जाएगी, वो पैसे देकर के बॉन्ड खरीद लेगी। वो बॉन्ड होगा बीएलएल बॉन्ड, जैसे बीएलएल चेक होता है सेल्फ के नाम से, और वो किसी भी पार्टी को देना चाहेगी, उसको वो चंदा उसके खाते में जमा करा देगी। उसका नाम का पता नहीं लगेगा किस आदमी ने करवाए, उसका नाम का पता सिर्फ उसी को होगा, स्टेट बैंक को, कि किस खाते से बीएलएल बॉन्ड इशू हुए या जिस पार्टी के खाते में चंदा गया, उसके अलावा किसी को पता नहीं होगा। और इसको बोलते हैं कि इलेक्शन को हम ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। अभी पिछले 4 साल से 10,000 करोड़ रुपए सत्ताधारी पार्टी के खाते में जमा हुए, और जो काला धन, जो नशाखोरी से पैसा आता है, अवैध हथियारों की सप्लाई से पैसा आता है, कमीशन आता है, वो अलग रह गया। ये तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। जो बहुमत 85%, 90% उन बॉन्डों को एक पार्टी के खाते में जमा कराए गए, और कोई भी मोनोपोलिस्ट को मुख्य विपक्ष की पार्टी से बात कर ले तो सरकार कहेगी कि तेरे काम रोक देंगे, तू बात मत कर। उसको भी बात करने खातिर विदेश में जाना पड़ता है, या वो मीटिंग नहीं कर सकता वो विपक्ष का नेता, क्योंकि पैसा तो उसको भी चाहिए। तो ये हालत है। और आप देखोगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ घोड़ा सिंगार के तैयार किया था अन्ना हजारे की पीठ पर रख के, और वो पार्टी आज लोकपाल की कोई पूछ नहीं कर रही कहाँ लोकपाल है। और भ्रष्टाचार का तो मैं चर्चा ही क्या करूं, हरियाणा में जिस तरह का खेल खेला जा रहा है सारे क्षेत्रों में, तो ये हालत है साथियों। दुश्मन जैसे अंग्रेज था, ऐसे दुश्मन वित्तीय पूंजी और देसी इजारेदार पूंजी है, जिसके खिलाफ ये लड़ाई है। और ये नीतियों का मसला है। नीतियां 2 तरह की हैं, एक प्रो कॉर्पोरेट नीतियां जो देश की सरकार लागू कर रही है इस समय, और एक है जनहित नीतियां
बहुमत हित नीतियों की उपेक्षा करके बड़े बड़े कॉरपोरेट को मालोमाल किया जा रहा है। हमारे नौजवान शिक्षा के बगैर, स्वास्थ्य के बगैर, रोजगार के